ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम ये तो ध्यान रखते हैं कि जो भी भोजन में हम चीज़ ले रहे हैं वो कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है, लेकिन साथ साथ वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कौन से समय पर कौन सी चीज़ खा रहे हैं और कौन सी चीज़ के साथ हम कौन सा कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ ले रहे हैं। तो जितना ज़रूरी है सही भोजन लेना, उतना ही ज़रूरी है कि उसका कॉम्बिनेशन सही हो। तो आजकल रोग का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा विरुद्ध आहार आ रहा है। तो विरुद्ध आहार भी रोग का एक मूल कारण है। तो विरुद्ध आहार क्या है? तो जो भी हम भोजन ले रहे हैं तो उसमें हर एक फ्रूट देखे, अनाज या दाल, सब्जियां, सभी का एक अलग अलग गुण है, स्वभाव है। जो भी फ्रूट्स या सब्जियां हम ले रहे हैं तो देखा जाए तो हर एक फल का रंग अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक की सीज़न अलग है, हर एक का पचने का समय अलग है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको खाने के बाद हमें भूख तुरंत लग जाएगी, कोई चीज़ ऐसी भी है जिसको खाने के बाद हमें भूख लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जो भी भोजन में हम चीज़ें ले रहे हैं हर एक का एक अपना अलग गुण है, अलग स्वभाव है। तो विरुद्ध आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी विषय है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम विरुद्ध आहार का ध्यान रखें। जैसे दो विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति हो, अगर उसको हम एक साथ एक कमरे में साथ में बिठा दे तो क्या होगा? जिनका स्वभाव ही विरुद्ध है वो दोनों लोग अगर साथ में होंगे तो स्वाभाविक है झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, वातावरण बिगड़ेगा। ठीक वैसे ही भोजन में भी दो विरुद्ध प्रकार के जब भोजन हम एक साथ लेते हैं तो उसका भी हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो ही फिर रोग का कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि विरुद्ध आहार हमने आज लिया और उसका असर हमारे शरीर पर तुरंत पड़ जाएगा, नहीं। विरुद्ध आहार जब लंबे समय तक हमारे रोजिंदी लाइफस्टाइल में रहता है, रोजिंदी दिनचर्या में कोई ना कोई प्रकार का अगर विरुद्ध आहार हम ले रहे हैं तो धीरे 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 वो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालता है और फिर आगे जाकर वो एक बीमारी का रूप लेता है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो विरुद्ध आहार का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है। स्किन रोगों का मुख्य कारण जो है वो है विरुद्ध आहार। तो जितना हो सके हम ऐसे विरुद्ध आहार को अवॉइड करें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रकार का अगर इन्फेक्शन है और कोई ऐसा विरुद्ध आहार हम ले रहे हैं तो वो इन्फेक्शन भी धीरे धीरे फिर बड़ा रूप लेता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी प्रकार का विरुद्ध आहार हमारे डाइट में ना हो। अभी हम जो भी भोजन ले रहे हैं तो उसमें एक तो कुक्ड आइटम रहती है, दूसरी अनकुक्ड आइटम रहती है। जो भी माँ प्रकृति हमें देती है वो सारी चीज़ें वैसा देखा जाए तो हेल्दी ही है, लेकिन जब हमें उसे गलत तरीके से पकाते हैं या तो फिर गलत कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो फिर वही हेल्दी चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी बन जाती है। देखो, जो भी हम भोजन ले रहे हैं तो उसमें 3 टाइप की कैटेगरी है। पहला है नेचुरल फ्रूट्स, जो माँ प्रकृति हमें पका के देती है, जो रेडी टू ईट है, जिसे हमें पकाना नहीं पड़ता है। तो वो हो गई एक टाइप की कैटेगरी। दूसरी टाइप की जो कैटेगरी है वो है दूध, जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अनाज, दालें और वेजिटेबल्स, जिसको हम पका के खाते, जिसके ऊपर हमें कोई ना कोई प्रोसेस करनी होती है, उसको हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो ये हो गई तीसरी प्रकार की कैटेगरी। तो ये तीनों प्रकार की जो कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी का स्वभाव
उनका पचने का समय, उनके गुण अलग अलग हैं। तो ये तीनों कैटेगरी को कभी भी आपस में मिक्स करके एक साथ नहीं लेना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रूट्स के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। देखो, वैसे देखा जाए तो जो फ्रूट्स है वो माँ प्रकृति हमें पका के देती है। तो माँ प्रकृति बहुत मेहनत करके हमें पका के देती है, जिसको पकाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो रेडी टू ईट है। तो फ्रूट्स जो है उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी हम फ्रूट्स या सब्जियां लेते हैं तो वो हमेशा सीजनल ही होने चाहिए। देखो, आजकल मार्केट में ऑफ सीजनल भी सब कुछ मिल रहा है। हमें जो चाहिए वो सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीजनल चीज़ें ही लें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो शरीर है वो प्रकृति के 5 तत्व से बना है और वही 5 तत्व बाहर हैं। तो जो भी फ्रूट्स और सब्जियों के लिए जो वातावरण अनुकूल होता है वही वातावरण इस शरीर को, इस प्रकृति को भी अनुकूल होता है। तो जो भी माँ प्रकृति हमें जिस भी सीज़न में पका के देती है वो उस सीज़न में लेने से वो फ्रूट्स और सब्जियां हमें अच्छे से डाइजेस्ट होगी। लेकिन अगर वो ही फ्रूट्स और सब्जियां अगर हम ऑफ सीज़न में लेंगे तो वो ही हेल्दी चीज़ फिर हमारे लिए अनहेल्दी बन जाएगी। जैसे कि हम देखें तो पालक की जो भाजी है, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो देखा जाए तो वो ज़्यादातर ठंड की मौसम में होती है। लेकिन ठंड की मौसम में वो अच्छे से पच जाएगी। लेकिन अगर वो ही पालक की भाजी अगर हम बारिश के मौसम में लेंगे तो अच्छे से पचेगी नहीं, और जिनको अपच की समस्या है उनको गैस जैसी समस्याएं भी हो सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फ्रूट्स और सब्जियां हम जो लेते हैं वो सीज़न अनुसार लें। साथ में दूसरी एक चीज़ है कि जो भी चीज़ अगर सीज़न में होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ता। लेकिन उसको अगर ऑफ सीज़न में उगाना है तो किसानों को उसके ऊपर बहुत सारे प्रकार की दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी वो ऑफ सीज़न के फल या सब्जियां उगाते हैं उनको, जैसे कि वो पौधा अच्छे से हो उसके लिए की दवाई, उसके ऊपर अच्छे फूल आए उसकी दवाई, फूल के बाद फिर अच्छा फल आए उसकी दवाई, फूल गिर न जाए उसकी दवाई, फल साइज़ में बड़ा हो उसकी दवाई, फल को कीटक न लगे उसकी दवाई, फिर वो फल टेस्ट में अच्छा हो उसकी दवाई। तो देखो कितने सारे प्रकार की दवाइयों का वो यूज़ करते हैं। तो ऐसा फल और सब्जियां जब हम घर में लाते हैं तो समझो कि हम फल या सब्जियां नहीं लेकिन केमिकल ही लाते हैं। तो पैसा दे कर के हम अपने घर में केमिकल ही लाते हैं। और देखो इसीलिए तो ऑफ सीज़न की जो सब्जियां या फल होते हैं वो इतने महंगे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे प्रकार की दवाइयों का खर्चा लगा है। लेकिन जो भी चीज़ सीजनल होगी वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी और उसकी प्राइस भी देखा जाए तो रेगुलर प्राइस होगी। जो भी ऑफ सीज़न में हम लेते हैं फल और सब्जियां तो वो महंगी होती है। उसका कारण है कि उसके ऊपर बहुत सारी प्रकार की ऐसी दवाइयों का यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां भी लें। दूसरी चीज़, हम वाइब्रेशन में भी बहुत मानते हैं, तो इसीलिए ऑफ सीज़न के फल और सब्जियां लेना माना ऐसा हुआ कि प्रकृति से उसको छीनना, क्योंकि माँ प्रकृति ने वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया है, उसको ज़बरदस्ती से प्रकृति से छीना है। तो ऐसे फल और सब्जियां हम खाएंगे तो उसका भी हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीजनल फ्रूट और सब्जियां ही लें।
दूसरी चीज़ कि जो भी फल हम लेते हैं उसको काटने के बाद तुरंत खा लेना चाहिए, उसको कटा हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ्रूट्स को कट करते हैं, कटने के बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखा जाए तो जैसे हम एप्पल को अगर कट करके रखते हैं तो उसका कलर चेंज होने लगता है, तो कलर चेंज हुआ माना उसके अंदर के गुण भी चेंज हुए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी फल हम खा रहे हैं वो काटने के बाद 15-20 मिनट में हम उसको पूरा कर दें। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि सुबह का काटा हुआ फ्रूट हम टिफ़िन में ले जाते हैं और दोपहर को खाते हैं, तो ऐसा जो काटा हुआ फ्रूट होता है वो खाने से हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है। इसीलिए ऐसा फल कभी भी नहीं खाना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हम तो फल ही खा रहे हैं, लेकिन हम फल किस तरीके से खाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी हम फल खाएं तो काटने के बाद तुरंत खाएं, काटा हुआ फल कभी भी नहीं रखना चाहिए। फिर हम जो भी फल खाते हैं तो फल में क्या ध्यान रखना है, फ्रूट्स के साथ के विरुद्ध आहार कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि फ्रूट्स के साथ का जो विरुद्ध आहार है वो है अनाज। जो भी पका हुआ अनाज हम लेते हैं अगर फ्रूट के साथ तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखो, जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने के थोड़े टाइम बाद हमको भूख लग जाएगी, 1-2 घंटे के बाद शायद भूख लग जाएगी, लेकिन जब हम अनाज खाते हैं तो अनाज खाने के बाद हमें भूख लगने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी फ्रूट और अनाज दोनों की कंपैरिजन में देखा जाए तो फ्रूट खाने के बाद भूख लगने में टाइम कम लगेगा, लेकिन अनाज खाएंगे तो भूख हमें जल्दी नहीं लगेगी। तो फ्रूट और अनाज दोनों का पचने का समय अलग अलग है। फ्रूट जल्दी पच जाएगा, अनाज को पचने में समय लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि फ्रूट और अनाज को हम एक साथ न लें। देखो, फ्रूट जो है वो रेडी टू ईट आइटम है और अनाज जो है उसको हम पकाते हैं, तो फ्रूट्स जो है वो जल्दी पच जाता है और अनाज जो है उसको पचने में समय लगता है। तो फ्रूट और अनाज के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्रूट के बाद अनाज खाते हैं तो 3 घंटे का गैप, और अगर अनाज के बाद हमें फ्रूट लेना है तो 5 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। देखो, ये गैप रखना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो शुरू होती है। भोजन सिर्फ कर लिया उतने तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद फिर जो भी भोजन हमने किया है हमारा शरीर उसमें से ज़रूरी पोषक तत्वों को लेता है और जो बिन ज़रूरी तत्व है उसको मल के द्वारा बाहर निकालता है। तो ये एक रेगुलर क्रिया है। जब भी हम फ्रूट के बाद अनाज लेते हैं तो फ्रूट्स को पचाने के एंजाइम्स, उसका डाइजेस्टिव जूस, वो सारी चीज़ें अलग होती है। अनाज जो है वो हैवी चीज़ है तो उसको पचने का समय, उसको पचाने के लिए ज़रूरी एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस, वो सारी चीज़ें अलग रहती है। तो वो एक इंटरनल प्रोसेस है। तो वो दोनों के बीच में इसीलिए गैप रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखा जाए तो जैसे फ्रूट है, फ्रूट अगर कटा हुआ थोड़ा पड़ा हो और अगर खिचड़ी थोड़ी बची हुई पड़ी हो तो हम उसको एक कटोरी में मिक्स करके फ्रीज़ में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसको हम साथ में रखेंगे तो वो चीज़ बिगड़ जाएगी। लेकिन हमारी भोजन की थाली में हम वो दोनों चीज़ एक साथ रख लेते हैं। तो देखो, फ्रीज़ में रखने के पहले हम सोचते कि नहीं, इसको साथ में नहीं रख सकते, वो बिगड़ जाएगा, लेकिन पेट में जब वो जाता है तो सेम वही प्रोसेस होती है। तब हम ये नहीं सोचते कि वो चीज़ हमारे शरीर में जाके वो क्या प्रभाव डालेगी।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ भी हम ध्यान में रखें। हाँ, तो जैसे अगर गलती से भी हमने फ्रूट और खिचड़ी को एक साथ फ्रीज में रख दिया होगा ना, तो दूसरे दिन हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो ठीक वैसे ही वो चीज़ को हम पेट में नहीं डाल सकते, है ना। तो फ्रूट्स के लिए ये ध्यान में रखना है कि फ्रूट और अनाज के बीच में 3 से 5 घंटे का अंतर बहुत ज़रूरी है। जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार की वैरायटी वाले फ्रूट्स रहते हैं। जैसे कि कोई फ्रूट जूसी होंगे, कोई गर वाले होंगे, कोई फ्रूट खाने के बाद हमें तुरंत भूख लग जाएगी, कोई फ्रूट पचने में हैवी होंगे। तो हर एक फ्रूट का भी देखो आप, रंग अलग अलग है, हर एक फ्रूट का टेस्ट अलग अलग है, हर एक फ्रूट्स की सीज़न भी अलग अलग है। तो देखो, जिनका रंग अलग है, रूप अलग है, टेस्ट अलग है, उसके हेल्थ बेनिफिट अलग है, तो हर एक की तासीर भी देखो तो अलग अलग है। तो ऐसे 2 अलग अलग गुण वाले, अलग रंग वाले, अलग टेस्ट वाले फ्रूट्स को भी एक साथ मिक्स करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दोनों फ्रूट्स मिक्स होकर के उसका हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे कोई भी 2 अलग अलग प्रकार के अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो वो शरीर में जाके कोई तीसरी ही चीज़ बनती है। जैसे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लोग 2 अलग प्रकार के केमिकल को मिक्स करके कोई तीसरा ही केमिकल उनको मिलता है। तो ठीक वैसे ही जब 2 अलग प्रकार के फ्रूट्स हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं रहती। हाँ, जैसे कि अगर हमने केला लिया और वाटरमेलन लिया, अगर दोनों को हम साथ में लेते हैं तो वाटरमेलन अलग चीज़ है, केला अलग चीज़ है, दोनों चीज़ नेचुरल है। लेकिन वो दोनों चीज़ जब साथ में हम लेते हैं तो वो शरीर में जाके जो तीसरी चीज़ बनती है वो नेचुरल नहीं कह जाएगी। फिर हम कहते हैं कि हम तो फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हमारा इस तरीके से उसको लेने का जो तरीका है ना, वो नेचुरल चीज़ को नेचुरल नहीं रहने देता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक समय पर एक ही प्रकार का फ्रूट लें। देखो, जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं उसमें खट्टे फ्रूट भी रहते हैं, मीठे फ्रूट्स भी रहते हैं। तो खट्टे फ्रूट और मीठे फ्रूट दोनों के बीच में भी 3 घंटे का अंतर ज़रूरी है। तो दोनों के बीच में हम 3 घंटे का गैप रखें तो अच्छा है। अभी फ्रूट्स में जो हम देखेंगे कि विरुद्ध कौन सा है, तो अगर केला और जामफल, उसको कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। केला और जामफल, अमरुद के बीच में 1 दिन का अंतर बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आज केला खाया तो हम कल अमरुद खा सकते हैं। और दूसरे जो भी फ्रूट्स हैं, हाँ, तो एक समय पर हम एक ही प्रकार की वैरायटी वाले फ्रूट लें। फिर अगर हमें बाद में भूख लगती है 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तो हम दूसरी प्रकार का फ्रूट ले सकते हैं। और अगर हम पूरा दिन एक ही प्रकार का फ्रूट ले तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि जो भी फ्रूट हम सीज़न अनुसार लेते हैं, तो सीज़न के जो भी फ्रूट आते हैं तो वो अच्छी क्वांटिटी में हम लेते हैं उस सीज़न के अनुसार, तो हमारे शरीर को उस फ्रूट में से बहुत अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स, पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि सीज़नल जो हम लेते हैं ना, तो माँ प्रकृति भी जानती है कि कौन सी सीज़न में इस शरीर को क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है ना वो माँ प्रकृति की देन है। तो माँ प्रकृति को पता है कि इस शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए हम जो भी फ्रूट्स लेते हैं वो हमें सीज़न अनुसार ही लेना चाहिए। दूसरा, फ्रूट के साथ जो दूसरा विरुद्ध आहार हो जाता है वो है दूध। अभी फ्रूट्स देखा जाए तो वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और दूध जो है वो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। अभी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट
दोनों को भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। देखो, दोनों का जब ओरिजिन ही डिफरेंट है तो दोनों को एक साथ लेने से उसका हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखो, एक चीज़ है कि जो भी स्किन डिजीज़ जो होते हैं उसका एक कारण है फ्रूट और दूध साथ में लेना, क्योंकि मैक्सिमम दूध के साथ के जो विरुद्ध आहार है उससे ही स्किन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो फ्रूट और दूध दोनों को कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। वैसे जैसे मैंने आगे भी एग्जाम्पल अब सुनाया कि जैसे बचा हुआ फ्रूट और खिचड़ी को एक साथ फ्रीज़ में नहीं रखते, वैसे ही बचा हुआ दूध और कटा हुआ फ्रूट उसको भी हम एक साथ मिक्स करके फ्रीज़ में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फ्रूट्स को दूध में ऐसे ही डायरेक्ट डाल के फ्रीज़ में रख देंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो फट जाएगा, मतलब उसकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, गुण चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो फ्रूट और दूध वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स सुबह नाश्ते में किसी की आदत होती है कि सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेते हैं, तो फ्रूट्स के साथ फिर कोई क्या करते हैं, स्प्राउट्स भी लेते हैं, और फिर फ्रूट्स के साथ नाश्ते में कोई तला हुआ या ऐसा नाश्ता भी लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाती है। फ्रूट्स जब हम लेते हैं तब ओनली फ्रूट्स ही लेने चाहिए, फ्रूट्स के साथ कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी एक बात ध्यान में रखनी है फ्रूट लेने के समय कि जब भी हम कोई भी फ्रूट लेते हैं तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार के मसाले, जैसे कि चाट मसाला है या नमक है या काला नमक है, ऐसे कोई भी चीज़ डाल के नहीं लेना चाहिए। देखो, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का मसाला पड़ा मतलब कि उसकी प्रकृति ही चेंज हो गई, उसके गुण ही चेंज हो गए। हाँ, तो इसीलिए कोई भी प्रकार का जब भी हम फ्रूट लेते हैं तो माँ प्रकृति ने हमें जैसा दिया है उसको ऐसा ही नेचुरल टेस्ट में लेना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा है। तो हम सभी फ्रूट्स तो खाते ही हैं, लेकिन उनका लेने का जो तरीका है ना, वो क्या करता है, उस हेल्दी फ्रूट को भी अनहेल्दी बना देता है। तो अगर हम आहार को औषधि बनाए, देखो अभी आजकल तो एक ट्रेंड निकला है कि सभी फ्रूट्स खा रहे हैं, क्योंकि अभी एक अवेयरनेस आई है कि ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रूट्स हमें कैसे लेने हैं और कौन से समय पर लेना है और उसके साथ कौन सी चीज़ लेनी है। तो जब भी हम फ्रूट्स लें, शॉर्ट में एक चीज़ ध्यान में रखो कि फ्रूट्स हमेशा एक प्रकार का लो, फ्रूट्स के साथ दूसरी कोई भी प्रकार की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा कि एक समय पर एक ही प्रकार का फ्रूट, और हो सके तो जितना हम सीज़न अनुसार का फ्रूट लें तो वो बहुत अच्छा है। दूसरा, कभी कभी हम फ्रूट जूस भी लेते हैं, फ्रूट जूस भी एक ही प्रकार के फ्रूट्स का लेना चाहिए। दूसरा कि जो भी हम फ्रूट जूस लेते हैं उसमें भी कोई प्रकार के मसाले या और कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जैसे हम कोई भी फ्रूट जूस में कोई प्रकार के मसाले डालते हैं या पत्ते डालते हैं तो वो फ्रूट जूस जो हमने लिया वो नेचुरल नहीं रहता, उसकी प्रकृति, उसके गुण चेंज हो जाते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर का जो प्रभाव है वो भी बदल जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने इस फ्रूट का जूस लिया, इसमें से हमें ये मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं ना तो उसका गुण भी चेंज हो जाता है। इसीलिए फ्रूट जूस में भी हम ये ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई भी प्रकार की और चीज़ें मिक्स ना करें। जैसे वाटरमेलन का जूस है तो सभी क्या करते हैं कि वाटरमेलन के जूस में पुदीना मिक्स करते हैं। हाँ, तो वो वाटरमेलन अलग चीज़ है, पुदीना अलग चीज़ है। हाँ, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो भी हम फ्रूट जूस लेते हैं तो आजकल सभी की आदत हो गई है कि अभी सभी कॉपर के ग्लास है, चांदी के ग्लास है, वो यूज़ करते हैं।
तो जो भी हम फ्रूट जूस ले वो कभी भी चांदी के ग्लास में या तो फिर कॉपर के ग्लास में नहीं लेना चाहिए। कॉपर के ग्लास और चांदी के ग्लास में हम पानी पी सकते हैं, वो अच्छा है, लेकिन कोई भी प्रकार का फ्रूट जूस या तो नींबू पानी वो कभी भी कॉपर के ग्लास में या चांदी के ग्लास में नहीं लेना चाहिए। तो फ्रूट्स के लिए हमें इतना ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़ कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट जूस के अंदर सैलेड भी मिक्स करते हैं, जैसे कि एप्पल है, बीटरूट है, गाजर है, उसका भी मिक्स जूस निकालते हैं। तो फ्रूट्स एक अलग कैटेगरी है, सैलेड एक अलग कैटेगरी है, दोनों को हम मिक्स ना करें। जब भी फ्रूट जूस ले एक ही प्रकार के फ्रूट का जूस लेना चाहिए, और फ्रूट जूस भी निकालने के बाद तुरंत पी लेना चाहिए, उसको भी ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे कि फ्रूट जूस निकाल कर हम लोग क्या करते हैं कि बॉटल्स में ले जाते हैं कि भाई हमें हेल्दी जूस पीना है, हम जूस फास्टिंग पे हैं, लेकिन जब जूस पड़ा रहता है तो उसके अंदर रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जो हेल्दी जूस है वो हमारे लिए फिर अनहेल्दी बन जाता। इसीलिए कभी भी जूस निकाले तो निकालने के बाद तुरंत ले लें। अच्छा, अभी हम दूध के बारे में देखेंगे कि दूध के लिए हमें क्या ध्यान में रखना। देखो, वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा दूध माना जाता है देसी गीर गाय का दूध, तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि दूध लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो दूध लेने का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद का, तो सूर्यास्त के बाद दूध लेना अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़ है कि दूध जो है उसको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम दूध लाते हैं, उसको हम एक बार गर्म किया, फिर हम उसको फ्रीज़ में रखते हैं या जैसे भी यूज़ करना हो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते कि उसको फ्रीज़ में रख के दूसरे दिन निकालते हैं, फिर बार बार उसको उबालते रहते। दूध को बार बार उबालने से उसके भी गुण में परिवर्तन आता है, इसलिए दूध को भी बार बार उबालना नहीं चाहिए। अगर हम फ्रीज़ में रखा हुआ दूध यूज़ करना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय पहले फ्रीज़ में से निकाल दें, उसको हल्का सा गर्म करें, लेकिन बार बार उबालना वो अच्छा नहीं है। बार बार दूध को उबालने से उसके गुण में भी परिवर्तन आता है, इसलिए जितना हो सके हम दूध को बार बार गर्म नहीं करें तो ये अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात कि दूध के साथ के जो विरुद्ध आहार हैं उससे सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। दूध जो है उसके साथ के हम विरुद्ध आहार के बारे में देखेंगे, तो दूध के साथ का जो विरुद्ध आहार है वो है, सबसे पहली चीज़ है नमक। तो जो भी नमक वाली चीज़ें हम दूध के साथ लेते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसका हमारे शरीर पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उससे हमें स्किन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। फिर दूध के साथ जो हम तेल वाली चीज़ें लेते हैं, जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, क्योंकि दूध जो है वो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एंड ऑयल जो है वो है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, इसलिए दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, दूध के साथ हम जानते हैं कि कोई भी प्रकार की खटाई या दही वो नहीं लेना चाहिए। दूसरा, दूध के साथ कभी अनाज नहीं लेना चाहिए। दूध जो है वो अपने आप में बहुत हेल्दी माना जाता है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे गुण हैं, मतलब वो अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ है। लेकिन दूध के अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि दूध को लेने का हम जो तरीका है वो सही करें और दूध को हम सही विधि से लें। तो जब भी हम दूध लें तो सिर्फ दूध ही लेना चाहिए, दूध के साथ ना कोई प्रकार का नाश्ता, जैसे हम सभी की आदत होती है ना कि दूध के साथ नाश्ता लेते हैं, तली हुई चीज़ लेते हैं, तो वो फिर उस हेल्दी चीज़ को भी अनहेल्दी बना देती है। इसलिए जब भी दूध ले तो दूध अकेला ही लेना चाहिए।
अभी हमारे मन में सवाल भी आएगा कि जो हमारे दादा परदादा वो लोग थे, तो उनका मेन खुराक था कि वो लोग दूध और रोटी, और वो लोग मेन ज़्यादातर ये सारी चीज़ें लेते थे, तो उनको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी हेल्थ भी अच्छी थी। लेकिन वो जो चीज़ ले रहे थे, तो देखा जाए तो हम आज से थोड़े टाइम अगर हम पीछे चले जाए तो उन लोगों का मेन खुराक था दूध और रोटी। लेकिन वो लोग ऐसा आहार लेते थे, लेकिन फिर हम देखते कि उनकी आदतें कैसी थी। देखो, वो लोग सुबह में दूध या रोटी लेते थे, लेकिन फिर वो गैप रखते थे। उनकी दिनचर्या देखी जाए तो कैसी थी, वो दिन में 3 टाइम भोजन लेते थे। हमारी तरह ऐसा नहीं कि बार बार कुछ न कुछ मुंह में डालते रहे। हम लोगों की आदत कैसी है कि जैसे हम चलते फिरते भी कुछ भी खाता है तो हमने देखा तो हम थोड़ा मुंह में डाल देंगे, थोड़ा टेस्ट करेंगे। लेकिन वो लोग 3 टाइम वो खाते थे, हैवी भोजन लेते थे। उस समय ना ऐसे कोई फ्रूट्स या उन सभी में वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग हैवी भोजन लेते थे, 3 टाइम लेते थे। लेकिन उनकी दिनचर्या बहुत एक्टिव थी। वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह में जल्दी उठ जाते थे, और पूरा दिन उनकी दिनचर्या में वो पूरा दिन बहुत हार्ड वर्क करते थे। तो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी भी इतनी थी कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी। दूसरा कि उनको जो भी चीज़ें मिलती थी वो प्योर थी। और तीसरी चीज़ कि उस समय का जो वातावरण था वो अभी के वातावरण से बहुत अच्छा था। अभी देखा जाए तो पॉल्यूशन कितना है, उस समय इतना कोई पॉल्यूशन नहीं था, तो वो वातावरण भी अच्छा था। और दूसरी चीज़ कि उनकी मानसिक अवस्था वो भी बहुत अच्छी थी। देखो, मानसिक अवस्था का भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल के हमारी जो जनरेशन है तो सभी की मानसिक अवस्था, पहले के लोगों की जो मानसिक अवस्था थी वो अभी के लोगों की मानसिक अवस्था की कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी। पहले का जो वातावरण था, पहले संबंधों में जो एक दूसरे के साथ आत्मीयता थी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से उनकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी थी अभी के लोगों की कंपैरिजन में। तो इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी। तो उस समय पर ऐसे विरुद्ध आहार जैसा शब्द भी नहीं था। क्योंकि उनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी मानसिक अवस्था ऐसी है, इसीलिए ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जो भी दूध हम लेते हैं, तो वैसे देखा जाए तो श्राद्ध के समय पर हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें खीर की महिमा है, तो क्या हम खीर नहीं ले सकते? देखो, तो हमारा एक इंडियन कल्चर जो बना हुआ है वो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा परफेक्ट रीति से सारी चीज़ें बनी हुई है। जो भी त्यौहार आते हैं, जो भी फेस्टिवल आते हैं, उसमें ये सीज़न के अनुसार हमारे हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है वो भी बहुत अच्छे से वो सेट हुआ है। अभी हम देखेंगे कि दूध कौन सी सीज़न में लेना चाहिए और कौन सी सीज़न में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो ऐसे समय में अगर हम दूध अवॉइड करें तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो, श्रावण मास के अंदर बारिश बहुत होती है और ऐसे में जम्स भी ज़्यादा होते हैं, और गाय जो है वो जो घास खाती है उसमें भी जम्स होते हैं। तो गाय ऐसी चीज़ें खाएगी तो दूध भी ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए हम बारिश के मौसम में दूध अवॉइड करें तो अच्छा है। तो इसीलिए देखो, पहले के समय में क्या होता था, जैसे कि श्रावण मास है तो शिव जी की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। श्रावण मास के अंदर गांव के लोग क्या करते थे कि दूध का शिव जी के ऊपर अभिषेक करते थे और दूध का वो त्याग कर देते थे।
तो श्रावण मास के बाद फिर श्राद्ध आता है। तो जब श्राद्ध शुरू होता है तो खीर का ग्रहण करते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में। देखा जाए तो श्राद्ध के अंदर खीर की महिमा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खीर के साथ पूरी, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें भी लेते हैं। अगर हम खीर लेना चाहें तो कभी कभी हम ले सकते हैं। तो जैसे खीर में देखा जाए तो कौन सी चीज़ आती है, चावल आता है और शक्कर आती है, ठीक है। तो वो चीज़ हम कभी कभी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ फिर तली हुई चीज़ जैसे पूरी है या तो फिर रोटी है या तो ऑयल और नमक वाली सब्ज़ी है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके नहीं लेनी चाहिए। अगर हम लेना चाहें तो सूर्यास्त के बाद फिर सिर्फ हम खीर अकेली ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो दूध के लिए मुख्य जो हमें ध्यान में रखना है वो चीज़ है कि दूध को हम अकेला ही लें, दूध के साथ और कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं करें। दूध में अगर हम घी डाल के लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि दूध भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है और घी भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो दूध में घी डाल के व्यक्ति की प्रकृति अनुसार ले सकते हैं। दूध के अंदर अगर हम हल्दी पाउडर है, सौंठ है या तो फिर अदरक है, इलायची पाउडर है, ये सारी चीज़ें अगर डालकर लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूध जो है वो व्यक्ति की प्रकृति, उसकी उम्र, वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, उनकी भूख कैसी है, पचाने की क्षमता कैसी है, बीमारी कौन सी है, उस हिसाब से लिया जाता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे तो जो भी हम सब्जियां लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो भी हम भोजन लेते हैं तो वो सिर्फ हम पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन साथ साथ वो भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, पोषक तत्व देते हैं। तो हम भोजन, जो भी सब्जियां हम बनाते हैं तो वो बनाने का तरीका भी ऐसा हो, उसमें से हमें जो हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते वो ले सके। तो कभी कभी हमारी सब्ज़ी बनाने का तरीका ऐसा हो जाता है कि जो सब्जियों में से हमें हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते वो नहीं ले पाते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये ध्यान में रखिए कि मैं सब्जियों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी सब्जियां मार्केट से लाते हैं तो उसको तो पहले एक बार तो हम धुलाई करते हैं। जैसे लौकी है, फिर कद्दू है, तुरई है, गिलका है, ये सारी चीज़ें हम छील के फिर बनाते हैं। तो छीलने के बाद फिर उसको धुलाई नहीं करें। एक बार हमने धुलाई किया, फिर बार बार अगर हम धुलाई करते हैं तो उसके पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसको बार बार धुलाई नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को काट के भी धुलाई करते हैं, तो कभी भी सब्जियों को काटने के बाद भी धुलाई नहीं करना चाहिए। सब्जियों को साबुत ही धुलाई करें। बार बार उसको धुलाई करने से उसके अंदर के जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। फिर जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसको भी काटने के बाद धुलाई करते हैं। लेकिन हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसको भी पहले अच्छे से 2-3 बार पानी में से धुलाई करें, फिर उसको काटें। काटने के बाद कभी भी धुलाई नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम समझते कि हम बहुत हरी सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उसमें से फिर हेल्थ बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा। तो उसका एक रीज़न ये भी है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आदतें हैं ना, वो भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालती है। इसीलिए हम इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अच्छा, तो सब्जियों के अंदर जो ध्यान में रखने की बात है, तो सब्जियों में करेला और मूली, उसको कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। करेला और मूली आपस में विरुद्ध हो जाते हैं, तो करेला और मूली को कभी भी साथ में नहीं लें। फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो करेला है उसके साथ में कोई दूसरी सब्ज़ी ऐसी मिक्स ना लें। करेले के साथ चाहे तो आप दाल ले सकते हैं, लेकिन सब्जियां अवॉइड करें तो अच्छा है। लेकिन करेला और भिंडी तो कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो है सब्जियों में विरुद्ध, वो है बैंगन और लौकी। तो बैंगन और लौकी को भी कभी साथ में नहीं लेना चाहिए।
अभी हम देखेंगे कि जो भी हम सलाद ले रहे हैं तो सलाद में कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। वैसे सलाद में हम हर प्रकार की जो सब्जियां हैं वो कच्ची ले सकते, तो जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं वो उसको सलाद के रूप में ले सकते हैं। दूसरा कि सैलेड के अंदर हम जैसे ब्रोकली है, गाजर है, फिर बीट रूट है, ककड़ी है, टमाटर है, कॉर्न है, फिर कैबेज है, सलाद में हम ये सारी सब्जियां ले सकते हैं। अच्छा, सलाद में दूसरी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सलाद को जब भी हम बनाते हैं तो फ्रेश बनाएं, उसको काट के नहीं रखें। तो सभी सब्जियां और फ्रूट के लिए एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि उसको हम काट कर फ्रेश यूज़ करें, काट कर पहले से ही नहीं रखें, नहीं तो उसके जो गुण हैं उसमें परिवर्तन आता है। देखो, कोई भी सब्जियां भी हम काट के रखते हैं या सैलेड काट के रखते हैं तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उसमें से पानी छूटता है। तो उसमें से पानी छूटता है, दैट मीन्स उसके अंदर के जो विटामिन्स है वो सारे उस पानी में ही होते हैं, इसीलिए उसको कभी भी काट के नहीं रखें। और देखो, सब्जियों को भी जब हम काट के रखते हैं तो उसका भी कलर थोड़ा चेंज होने लगता है, तो उसके गुण में भी परिवर्तन आता है। तो इसीलिए सब्जियां, सैलेड या फ्रूट जो भी हम यूज़ करते हैं उसको कभी भी काट के नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो भी हम सैलेड लेते हैं तो सैलेड के अंदर भी हम सभी को आदत होती है कि हम कोई ना कोई प्रकार के मसाले, नमक, नींबू ये सब डाल के लेते हैं। तो सैलेड में ऐसे नमक और नींबू डाल के नहीं लेना चाहिए। देखो, माँ प्रकृति ने हमें जो चीज़ जैसी दी है, अगर उसको हम ऐसे खाएंगे तो उसका हमें हेल्थ बेनिफिट अच्छा मिलेगा। देखो, गाजर का अपना एक अलग अच्छा टेस्ट है, ककड़ी का अच्छा टेस्ट है, तो हम मसाले डाल के उसके टेस्ट के साथ साथ उसका गुण भी चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे कोई भी प्रकार के मसाले नहीं ले तो वो अच्छा है। दूसरी चीज़ कि सैलेड में हम ककड़ी भी लेते हैं और टमाटर भी लेते हैं। ककड़ी में दो प्रकार की ककड़ी आती है, एक होती है खीरा ककड़ी जो एकदम जूसी होती है, पानी वाली होती है, दूसरी है देसी ककड़ी। तो खीरा ककड़ी और देसी ककड़ी दो टाइप की ककड़ी रहती है। तो खीरा ककड़ी के साथ कभी भी टमाटर नहीं लेना चाहिए और दोनों को एक साथ सैलेड में मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ें हम सैलेड में अगर मिक्स करके लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन खीरा ककड़ी और टमाटर ये दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि सैलेड में हम बीट रूट भी यूज़ करते हैं। तो बीट रूट अगर कच्चा ले सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो वो बीट रूट को स्टीम करके भी ले सकते हैं। दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बीट रूट जब हमारे डाइट में रेगुलर होता है सैलेड के रूप में, तो हम बीट रूट की 2 से 3 स्लाइस लें, उससे ज़्यादा रेगुलर नहीं लेना चाहिए। बाकी सैलेड में दूसरी जो चीज़ है जैसे गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, वो अगर हम लेना चाहे क्वांटिटी में तो ले सकते। सिर्फ बीट रूट के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि सैलेड में हम अगर हरा धनिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं, हम चटनी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सैलेड के लिए मेन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सैलेड में हम कभी कभी मूली भी यूज़ करते हैं। तो मूली के लिए जो ध्यान में रखने की बातें हैं, तो मूली हमेशा दोपहर में 1 बजे से पहले ले लेनी चाहिए। दोपहर में 1 बजे के बाद मूली कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा कि मूली जो होती है उसके साथ उसके पत्ते वाली भाजी भी होती है, तो उसकी सब्ज़ी भी अगर हम लेना चाहें तो वो दोपहर से पहले ले ले, 1 बजे से पहले, उसके बाद मूली नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मूली के साथ के जो विरुद्ध आहार है, तो मूली के साथ करेला है, मूली के साथ गुड़ है, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, मूली जो है उसके साथ ककड़ी वो भी विरुद्ध में जाता है। मूली के साथ अगर हम गाजर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मूली के साथ ककड़ी वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ टमाटर जो है उसको हम सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं।
टमाटर को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि टमाटर को गरम करने से वो एसिडिक हो जाता है, जिससे हम टमाटर की ग्रेवी वाली जो सब्ज़ियाँ खाते, तो यूरिक एसिड का जो मुख्य कारण है वो ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ हैं। तो टमाटर को कभी भी गरम करके नहीं लेना चाहिए। अगर हम सब्ज़ियों में टमाटर का यूज़ करना चाहते हैं तो जब सब्ज़ी पक जाती है उसके बाद गैस ऑफ करके फिर हम ऊपर से टमाटर डाल के ले सकते हैं, लेकिन टमाटर को कभी भी डायरेक्ट तेल में भूंज के उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो टमाटर को हमेशा कच्चा लेना वो सेहत के लिए अच्छा है। अगर हम कभी कभी सैलेड में अकेला टमाटर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके अगर हम ऊपर हम थोड़ा सा काला मरी है, फिर काला नमक है, वो छिड़क के डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि जो भी शहद हम यूज़ करते हैं, हनी, तो वैसे देखा जाए तो शहद जो है वो एक प्रकार की औषधि है। तो औषधि का यूज़ औषधि की तरह ही अगर हम करें तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। जैसे अगर हमें कभी कभी कफ हो जाता है, तो कोल्ड हो जाता है, तो हम शहद का यूज़ करते हैं। तो शहद जब भी कोई चीज़ औषधि की तरह यूज़ होती है तो उसकी कोई क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा होती है, और कुछ दिनों तक हम उसे लेते हैं। तो आजकल क्या कर रहे हैं कि सभी लोग जैसे चीनी नहीं ले रहे हैं, तो फिर चीनी की जगह एज अ स्वीटनर हम शहद का यूज़ करते हैं। तो शहद औषधि है, वो स्वीटनर का ऑप्शन की तरह उसको रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी यूज़ करना चाहिए, वो चीज़ अलग है, बट रेगुलर बेस में हनी का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो भी शहद है उसको भी कभी गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने से वो एक प्रकार के पॉइज़न में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, शहद जो है उसको कभी भी फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए। शहद को जितना ऐसा माना जाता है कि शहद जितना पुराना होता है उसके औषधीय गुण उतने बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको कभी भी फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, शहद के साथ के जो विरुद्ध आहार है वो है नींबू और शहद। नींबू और शहद जो है अगर हम वो लेना चाहते हैं तो हम इंस्टेंट लेना चाहे तो ले सकते हैं नींबू और शहद का पानी, लेकिन हम नींबू और शहद का पानी बनाकर बॉटल में ले जाकर अगर हम लेना चाहें थोड़े समय के बाद, तो वो ऐसे उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नींबू और शहद अगर लंबे समय पर अगर एक साथ रहते हैं तो उसका भी गलत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दूसरी चीज़ कि आयुर्वेद के अंदर कभी कभी कोई ना कोई विरुद्ध आहार एज अ औषधि भी यूज़ होता है, लेकिन ऐसा औषधि जब वो यूज़ होता है तो वो एक प्रकार की उसकी कुछ मात्रा होती है, उसके कुछ दिन होते हैं, कुछ साइकिल होती है, उतने समय तक वो लेना होता है। तो जैसे देखा जाए तो शहद और घी वैसे विरुद्ध आहार माना जाता है, लेकिन शहद और घी की कुछ ऐसी मात्रा है जो साथ में ले आ जाए तो वो एक प्रकार की औषधि बन जाती है। वैसे देखें तो जैसे जो सत्यनारायण की कथा होती है उसके प्रसाद में हमको पंचामृत दिया जाता है। तो पंचामृत के अंदर दूध, दही, शहद, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पंचामृत जो हम लेते हैं वो कितनी क्वांटिटी में, 1 चम्मच जितना होता है, और वो हम कभी बना के भी घर में ऐसे ही चलो हमको मन हुआ और हम बना के ले, ऐसे भी हम नहीं करते हैं। तो वो जब कथा के प्रसाद के रूप में जब हम लेते हैं तो वो फिर एक प्रकार की औषधि का काम करता है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में के अंदर कुछ कुछ कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बट वो एज अ औषधि भी यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे कि जो भी हम सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं तो उसमें आलू वैसे देखा जाए तो हैवी माना जाता है, तो उसका रेगुलर हम यूज़ ना करें तो अच्छा है। और आलू को भी कभी फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए, शहद को भी कभी फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए, और जो घी होता है उसको भी कभी फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी आलू हम यूज़ करते हैं
नया वाला जो आलू आता है तो कभी कभी वो ग्रीनिश होता है, तो ऐसा ग्रीन कलर का जो आलू है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो एक प्रकार का पॉइज़न होता है। तो जब भी हम मार्केट में से आलू लाए और अगर वो ग्रीनिश हो तो वो पोर्शन कट करके वो यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा ग्रीनिश आलू कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ओम शांति।